यहां पे आपको अलग अलग प्रोविजंस दी हुई। तीसरी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर 25 में से एक सीट पॉलिटिकल पार्टी को एसएलए में मिल जाती है, जैसे मान लीजिए अगर हरियाणा की 100 सीट्स हैं, कहां पे? विधानसभा में, तो बताइए खास आदमी पार्टी जो है उसको कितनी सीट्स मिलनी चाहिए? 25 में से एक मिलनी चाहिए, तो 100 में से कितनी मिलनी चाहिए? 4 सीट्स। ये एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। इस तरह अलग अलग प्रोविजंस होती हैं। मूविंग ऑन, हम स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन गए, इलेक्शंस आए, हम जीत गए, बहुत अच्छे पैमाने से जीते और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हम बन गए। फिर अगला स्टेप क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो इसके बाद बनती है नेशनल पार्टी। अब इसको बनाने की क्या विधि है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए पहली बात, अगर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टेट्स में चल रही है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में मान्य है, अगर खास आदमी पार्टी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन चारों स्टेट्स में इसको मान्यता प्राप्त है स्टेट पार्टी की, तो ये खुद ब खुद नेशनल पार्टी बन जाएगी। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? देखिए, तो ये है कि 4 स्टेट्स में, देखिए यहां पे भी 4 स्टेट्स है, यहां पे भी तो ध्यान दीजिए, यहां पे भी 4 स्टेट्स है, यहां पे भी 4 स्टेट्स है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि 4 स्टेट्स में से इनको 4 सीट्स मिल जाए, किसकी? लोकसभा की, प्लस 6% इसको वोट्स मिल जाए। ठीक है, 4 स्टेट्स में से 4 सीट्स आ जाए कम से कम, और इसके अलावा वोट्स मिल जाए 6%। अगर ये भी कुछ ना हो, फिर भी एक और क्राइटेरिया है। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है? कि इनको 2% ऑफ लोकसभा की सीट्स मिल जाए। किसमें से? फ्रॉम 3 या ग्रेटर देन 3 या 3 से ज्यादा स्टेट्स के। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी के लिए बनते हैं। ठीक है, क्या यही है? जी नहीं, ये अलग टाइम टू टाइम कोई बार एक आध यहां पे अलग चल जाता है, यहां पे अलग चल जाता है, तो मेनली यही है। ठीक है, ऐसे देखा जाता है कि हमारी खास आदमी पार्टी क्या स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है। मूविंग ऑन, इसके बाद अब आगे चलने की बारी आ गई है। यहां पे अब पॉलिटिकल पार्टी हमने जो बनाई थी खास आदमी पार्टी, उसको इलेक्शंस में कुछ सीट्स मिल गई। कहां पे मिल गई? लेट अस से हमारी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है और उसको सीट मिलती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। अब इस केस में हुआ क्या? जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनकर तैयार हुई थी, इसको विधानसभा में जहां पे 100 सीट्स थी, इसमें से हमें कितनी मिल गई? 53। क्लियर? तो यहां पे साफ तौर पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि सरकार किसकी बनेगी? खास आदमी पार्टी की। अब आगे चलते हैं, एक्सक्यूज मी, आगे चलते हैं तो हमारे पास एक कानून आता है जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको पूरे विस्तार से यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझिए।
1985 ये साल था जब एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया गया। किसका? एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? अब ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको इस चीज को भी पढ़ने का एक तरीका बताता हूं, उसी तरीके से आप पढ़िएगा। तो किसी चीज के भी होने के पीछे उसकी हिस्ट्री क्या रहती है, उस चीज को होने इंट्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी पहले तो आप समझिए फिलॉसफी क्या होती है, आइडियोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे शॉर्टकमिंग्स। हर चीज को ऐसे पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। तो यहां पे हिस्ट्री कहां से आती है? एक्सक्यूज मी। तो हुआ क्या, जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा था, कि कुछ टाइम आया जब पॉलिटिक्स में खरीदा फरोली शुरू हो गई। जो एमएलएस थे या एमपीज थे, जो जीत कर लोगों से वोटें लेकर लोगों के द्वारा चुने जाने पर, सीट मिलने पर किसी तरीके से अपना रास्ता छोड़ देते थे और दूसरे की तरफ चले जाते थे, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी हुआ करती थी। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए। 1947 अप टू 1961 यहां पे लगभग सारा कुछ ठीक ठाक था। फिर एक कहावत बड़ी मशहूर होने लगी, आया राम गया राम। अब आया राम गया राम जो कहावत है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि किन्हीं लोगों को हमने, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको वहां पे भेजा। किसने भेजा? पब्लिक ने। वो क्या करते हैं, वो एक पार्टी को छोड़ के छलांग मार के दूसरी पार्टी में, जब उनका उल्लू सीधा हो रहा हो, जब उनको फायदा हो रहा हो, फिर दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे करके वो इधर उधर भागते रहते थे, जिसके कारण पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता था। जाहिर सी बात है, आपको महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में पता है। इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस रहते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर एक विचारधारा बनी। विचारधारा क्या बनी? विचारधारा यह बनी कि इस चीज को रोका जाए, इसका असर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर पड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे असर पड़ने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं? अगर सरकार मजबूत नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, तो शेयर मार्केट प्रोग्रेस नहीं करेगी, लाइसेंसिंग वगैरह के ऊपर चक्कर पड़ेगा, फॉरेन से जो फॉरेक्स आएगा उसके ऊपर चक्कर पड़ेगा। तो इस तरह करके बहुत मुश्किल होती है। इसलिए आइडियोलॉजी ये बनाई गई कि इस जो हॉर्स ट्रेडिंग है, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जैसे घोड़े का व्यापार होता है, जिस तरह फायदा होता है उस तरफ बेच देते हैं उसको, उसी तरह एमएलएज एमपीज जिधर फायदा दिखता नहीं था अपनी लॉयल्टी उनको दे देते थे। ठीक है, तो ऐसे मौका परस्त लोग बन जाते थे। तो हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसको खत्म करो, ये हर पार्टी चाहती थी। तो मेरे ख्याल में आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो पार्टी है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो चाहेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपनी स्टेबिलिटी है तो उसके पास सब कुछ है। तो यहां पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही ग्राउंड पर आ गई और उन्होंने क्या किया, 1985 में 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। क्लियर? अब यहां पे जो क्लॉज थी मैं आपको बता रहा हूं क्या क्लॉज थी उसमें। क्लॉज ये थी कि भी कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी मर्जर चाहती है तो उसके 1/3 जो मेंबर्स हैं उनका समर्थन लेना अनिवार्य होगा। अब आप यहां पे इसको समझिए जरा,
मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, अगर पॉलिटिकल पार्टी मर्जर, वर्ड है मर्जर, मर्जर चाहती हैं तो उनके लिए 1/3 जो मेंबर्स हैं उनका समर्थन लेना अनिवार्य होगा। तो यहां पे मर्जर की बात की जा रही है, किनकी? 1/3 मेंबर्स की। ये मर्जर जो शब्द है ये भी आपको मैं बताऊंगा इसकी अहमियत क्या है, पर इसका रिजल्ट क्या हुआ ये समझिए। इससे पहले कि मैं आपको मर्जर की इंपॉर्टेंस बताऊं, इसका रिजल्ट समझिए क्या हुआ। जो 1/3 वाली क्लॉज थी, तो हमारे मेंबर्स कितने हैं? 53, ठीक है। किसके सीट्स? 53 सीट्स हमारे पास हैं। अगर इनमें से 1/3 कहते हैं कि जो KAP है, खास आदमी पार्टी है, इसका हम मर्जर कर देते हैं बीजेपी के साथ, तो सिर्फ 1/3 जो मेंबर्स हैं उनका समर्थन मिल गया तो वो जा सकते हैं। वो डिफेक्शन नहीं होगी, वो गलत नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। कहां से डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे? ये सीट से, 53 सीट से। तो उनके पास बैठने के लिए चेयर रहेगी। क्लियर? ये है 52nd अमेंडमेंट। इसके बाद ऐसा चलता रहा, मतलब आया राम गया राम वाली थ्योरी पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर सर ऐसा हुआ कि काफी देर बाद एक और अमेंडमेंट लगाई गई, 91st अमेंडमेंट, जिसमें ये जो रेशो था ये 2/3 मेंबर्स कर दिए गए। क्लियर? तो 2/3 मेंबर्स अगर समर्थन देते हैं फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अब यहां पे आपको मैं वर्ड समझाता हूं मर्जर का क्या मतलब है। मर्जर का सर ये मतलब है, जो ये एक्ट है, जी इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन का 91st अमेंडमेंट है उसमें लिखा क्या गया है, वो कहते किसी भी पॉलिटिकल ओरिजिनल पार्टी का किसी अदर पार्टी के साथ मर्जर तभी हो सकता है जब उसके 2/3 मेंबर्स उसके ऊपर कंसेंट कर दें। दूसरी पार्टी है लेजिस्लेटिव पार्टी। अब पहली बात, ना तो हमें ओरिजिनल पार्टी की कोई डेफिनेशन दी हुई है, लेजिस्लेटिव पार्टी के बारे में भी हमारे पास कंफ्यूजन रहता है, और तीसरा वर्ड आ जाता है मर्जर, इसके बारे में भी हमें कंफ्यूजन रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्प्लिट का नाम नहीं लिया गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल कहने का मतलब क्या है यहां पे, कि हमें नहीं पता कि ये जो मर्जर है एक्चुअली क्या हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर खास आदमी पार्टी है, इसमें इनके ही जो लोग हैं उनमें विचारधारा, उसमें कोहेरेंस नहीं रहती और वो अलग अलग हो जाती है, जैसे कि ब्रह्म समाज में हुई थी। अगर आपको याद हो तो ब्रह्म समाज में भी ऐसा ही हुआ था, अलग अलग होने की, जैसे तत्वबोधिनी सभा बन गई थी, बाद में केशव चंद्र सेन, उनके टाइम पे भी ब्रह्म समाज के 2 खंड बन गए थे, एक आदि ब्रह्म समाज बना था, एक भारत का ब्रह्म समाज बना था। तो ये जो विचारधारा है तो ये तो टूटने वाली कहीं पे भी आ सकती है। तो इसको दिमाग में रखते हुए स्प्लिट होना पार्टी का, जैसे कांग्रेस बहुत बार स्प्लिट हुई है, अगर आपको नहीं पता तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, आप मुझे बताएं अगर आप चाहते हैं तो बहुत बार स्प्लिट हो चुकी है। ठीक है, तो स्प्लिट का कोई नामो निशान नहीं है। 91st अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल में कुछ नहीं लिखा पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, डिफेक्शन होगी या नहीं होगी। बात की जाती है तो सिर्फ मर्जर की बात की जाती है। तो ये एक क्या इसकी शॉर्टकमिंग है, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि यहां पे करेंगे, बट आप समझ लोगे मेरे ख्याल में, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है? एप्लीकेशन ऐसे होगी, देखिए डिफेक्शन का मतलब यह है सीट से बर्खास्त कर देना, सीट को छुड़वा देना, डिस्क्वालीफाई कर देना। अगर आप क्लास में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपको बोला जाए कुर्सी खाली कर दो, घर पे जाओ, तो इस तरह की चीज को डिफेक्शन कहते हैं। कारण क्या है? आपको उठाने के क्या कारण बनेंगे?
बहुत सिंपल है, 4 कारण है। या तो आप अपनी मर्जी से उसको खाली कर दो, ठीक है, तो यहां पे 4 कारण है डिफेक्शन के। यहां पे मैं लिखूंगा वेकेंट करवा देनी सीट। तो 4 तरीके से वेकेंट हो सकती है। सबसे पहले वॉलंटरीली, अपनी मर्जी से, क्लियर ये चीज। दूसरी, पार्टी के द्वारा कर दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप खास आदमी पार्टी के सदस्य हो और हमारी जो मीटिंग हुई उसके ऊपर हमने दिल्ली की जो पॉल्यूशन पॉलिसी है उसके ऊपर हमने वोटिंग पे फैसला देना है। तो हमने सोच लिया कि हम सरकार का जो बिल लाया गया है जिसमें सारी की सारी गाड़ियों को बैन कर देना है, डीजल गाड़ी को, तो उसके लिए हमने नो बोलना है, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और फिर बीच में से कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग खास आदमी पार्टी के उसके साथ समर्थन देने के लिए आतुर होते हैं। तो क्या ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शंस के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? अगर इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो पार्टी आपको अपना जो पार्टी का सदस्य मानती है उससे आपको छुड़वा देगी, जिसके कारण डिफेक्शन हो जाएगी। क्योंकि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है तो आप असेंबली का हिस्सा नहीं है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन विद पार्टी ये हो जाए, ठीक है। तो आपको सीट छोड़ के भगा देगी, पार्टी भगा देगी। फिर उसके बाद अगर पार्टी के मेंबर नहीं हो आप, मूविंग ऑन। तीसरा तरीका क्या है? तीसरे तरीके और चौथे तरीके में मेंबर्स पे आ जाता है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टी ज्वाइन कर ले, क्लियर। तो जैसे अब मान लो आप किसी ऑफिस में बैठे हैं या क्लास में बैठे हैं, तो आपने क्या किया, आपको डायरेक्टली एडमिशन मिली है वहां पे, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मुझे डायरेक्टली एडमिशन मिल गई, मैं सीट पे बैठ गया, अब मैं जो मर्जी करूं मेरी मन मर्जी है। तो ऐसा नहीं होता ना, लिबर्टी आपको मिली है बट लिबर्टी आपको एक्सेस नहीं मिली। तो मन मर्जी एक आप हद तक कर सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो। जो इलेक्टेड हैं मेंबर्स वो क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी। वो बोलेंगे सीट छोड़ो घर जाओ, ठीक है। ये मैं कौन से इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूं? जो इंडिपेंडेंट है, जो आजाद उम्मीदवार हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी बात। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे कि आपको पता है कुछ मेंबर्स जो लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में या ह्यूमन सर्विसेज में, ह्यूमैनिटीज में अच्छा करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, समाज को अच्छा लेके चलते हैं वगैरह वगैरह, उनको नॉमिनेशन करके असेंबली में बिठाया जाता है या लोकसभा राज्यसभा में बिठाया जाता है, जहाँ पे भी। अब वो मेंबर क्या करें, उनको नॉमिनेशन करके बिठा दिया गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट साहब ने। अब ऐसे में वो साहब क्या करें, 6 महीने तो बैठे रहे आराम से, फिर उसके बाद सोचे कि चलो ऐसा करते हैं, ये गवर्निंग पार्टी है, कांग्रेस गवर्निंग पार्टी है, बीजेपी गवर्निंग पार्टी है, मतलब इनकी सरकार है, तो काम करवा लिया करेंगे इनसे। ऐसा करते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये सारा जो कुछ है, अगर 6 महीने के बाद ग्रेटर देन 6 मंथ्स वो पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेती तो सीट खाली करवा दी जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन, अब इसकी जो एप्लीकेशन है ये तो ऐसे होगी। अब शॉर्टकमिंग क्या है, तो शॉर्टकमिंग यहां पे लिखते हैं। पहली चीज, आप डिस्क्वालीफाई कर दो, जो मर्जी कर दो, उसी सीट के लिए, उसी असेंबली के लिए आप दोबारा इलेक्शन लड़ लोगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आप जो मेंबर है वो सेम असेंबली में इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी चीज, इसके ऊपर फैसला कौन लेगा? जैसे कि उस दिन भी आपको मैंने बताया था
सीट पे कोई बैठेगा कि या नहीं बैठेगा वो कौन डिसाइड करेगा? जो उस ऑफिस के इंचार्ज हैं, जो उस क्लास के इंचार्ज हैं, दैट इज लीडर। तो लीडर करते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। अब लीडर को कितने टाइम में करना है ये आपको नहीं पता, ना तो 91st अमेंडमेंट में है, ना 10th शेड्यूल में कहीं पे भी मेंशन है। तो अगर मान लीजिए स्पीकर ने काम करना है वो, तो स्पीकर हफ्ते में भी कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, और सालों के साल नहीं कर सकते। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक फैसला लिया। एक केस था, होलोहन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप टाइम बाउंड मैनर से काम क्यों नहीं करते? क्या सुप्रीम कोर्ट उनको टाइम बाउंड मैनर से काम करवा सकते हैं? नहीं। क्यों? ये लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी है, दोनों अलग अलग स्तंभ हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है, हम आपको ऐसा तो नहीं कह सकते कि महीने में करो, 2 महीने में करो, हम ये तो कर सकते हैं कि आपका जुडिशियल रिव्यू तो कर सकते हैं। तो हम करेंगे। जो होलोहन केस था उसमें यह चीज सामने उठ के आई। तो अगर किसी आदमी को, मान लीजिए वो खास आदमी पार्टी का सदस्य है, 53 सीट्स में है, और किसी तरीके से उसको हटा दिया उसके पद से, डिफेक्शन हो गई, और जो स्पीकर का फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? चैलेंज हो सकता है, उसके ऊपर न्याय की मांग की जा सकती है। किसके द्वारा? हमारे एमएलए के द्वारा। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे क्या और कोई शॉर्टकमिंग है? जी हां, एक शॉर्टकमिंग और है कि यहां पे स्प्लिट वाली कहानी नहीं बताई गई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर? अब स्प्लिट वाली कहानी नहीं बताई गई, हो गया। नेक्स्ट, एक चीज यहां पे आप ये समझिए कि इन शॉर्टकमिंग्स को दूर कैसे किया जा सकता है। खास तौर पे जो सबसे अहम शॉर्टकमिंग है वो ये भी चलो बेस्ड ऑन के भी टाइम टू टाइम या कोई चलता है इतना, ये भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है। पर बेसिकली जो सबसे जरूरी है, इसको कैसे खत्म किया जाए, डिफेक्शन को रिफाइन कैसे किया जाए, उसको साफ कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा दिमाग क्या कहता है? वो कहते हैं कि लीडर जो हैं वो कहां से, क्या वो इंडिपेंडेंट होते हैं? ऐसा तो नहीं है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे, खास तौर पे रूलिंग पार्टी के साथ। तो लीडर जो हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके लिए वो बायस होते हैं। इसलिए क्या किया जाए, ये इसका शॉर्टकमिंग है। इसलिए क्या किया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए जिसके जो हेड हों वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, या स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या करे, ये उनको रेकमेंड करे या एडवाइस दे किसको रिमूव करना है, कैसे रिमूव करना है। क्लियर? तो ऐसा करके एक कमेटी का गठन हो सकता है। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। क्या ये हमारा सोल्यूशन है? क्या सिर्फ हम ही सोचते हैं ये चीज? जी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी समझते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी समझते हैं। पर वो जो कमेटी का गठन है वो कौन करेगा, कैसे होगा, कब होगा, वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे अमेंडमेंट होगी, फिर वो कुछ होगा। क्लियर? ऐसे चलती है पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम ए टू जेड। हमने देखा कि हमने पार्टी बनाई, हमने देखा कि हमें सीट्स कैसे मिलती हैं, स्टेट या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, डिफेक्शन कैसे होती है, ठीक है, और डिफेक्शन में कमियां की। तो ये एक बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। मूविंग ऑन, अब आगे चलते हैं।
जी सर। तो अभी हम जान के मुकम्मल हो गया हमारा काम केसी सेन के बारे में। अब थोड़ा विद्यासागर जी के बारे में जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये भी एक 19th सेंचुरी सोशो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट थे, जिन्होंने समाज के निर्माण के लिए विद्या, शिक्षा का सहारा लिया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बतानी चाहता हूँ कि जो विद्यासागर जी थे, असल में इनका नाम विद्यासागर नहीं था। अजीब बात है। तो विद्यासागर नाम किसने दिया और क्यों दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अगर आप विद्यासागर जी के ज़िंदगी के बारे में उनको समझना चाहते हैं उनकी। तो यहाँ पे उनका जो नाम था वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ये इनका नाम था। विद्यासागर इसलिए कहा जाता था उनको क्योंकि इन्होंने विद्या के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बहुत कुछ किया। उस टाइम जब हमारे भारत में शिक्षा की ज़रूरत थी, शिक्षा ग्रहण करना बहुत मुश्किल था, उस टाइम इन्होंने अपना जो सामर्थ्य दिखाया और इतना बड़ा बदलाव लाने में वो सफल हुए। तो सबसे पहले इन्होंने, जो इनका नाम था वो राजा ने दिया था, जो हिज हाइनेस थे, जो किंग थे, उन्होंने इनका नाम, इनको ये तगमा दिया था। दूसरी चीज़, इन्होंने किया क्या था, एजुकेशन के बारे में इनका इतना नाम क्यों है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। अब शिक्षा के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमने किसी और की शिक्षा के बारे में बात नहीं की। तो समझिए कि इनका संस्कृत कॉलेज था, वहां से इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। फिर विलियम्स कॉलेज जो था, वहां पे इन्होंने नौकरी की। क्लियर। वहां पे जो नौकरी की वो थी एचओडी की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, संस्कृत ऑब्वियसली। फिर ये वापस संस्कृत कॉलेज में आके प्रिंसिपल बन जाते हैं। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। जहां से ज्ञान अर्जित किया वहां पे दोबारा आके आप उस इंस्टीट्यूशन के हेड बन जाते हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विद्यासागर जी ने ये चीज की। फिर उसके बाद क्या, जब ये प्रिंसिपल बन गए, फिर इन्होंने समाज के लिए योगदान देना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया। किस तरह योगदान दिया, देखिए। इन्होंने एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार, जो कि अगर आपको पता हो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो चीज़ आज भी है। देखिए कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला लड़के लड़की, बॉयज़ को तो था ही थोड़ा बहुत, गर्ल्स को भी दो, सबको एजुकेशन दो, सबको नॉलेज दो, शिक्षा दो। एक चीज़। दूसरी चीज़ और क्या किया, और विडो की जो थे, विडो थी, उनके रीमैरिज के लिए बहुत इन्होंने जोर लगाया और एक एक्ट भी पास करवाया। एजुकेशन के रिफॉर्म्स आए, विडो रीमैरिज एक्ट आया, तो ये सारा कुछ उन्होंने करवाया यहां पे। तीसरी चीज, बंगाल की रेनेसां, उसके लिए विद्यासागर जी का नाम सबसे अव्वल है। कैसे, बंगाल की रेनेसां, जिसको आप रेनाइसेंस कहते हैं, ये रेनेसां होता है फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच
जो लैंग्वेज है उसकी प्रोनाउंसिएशन इसी तरह की होती है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो रिफॉर्म्स आए, कैसे रिफॉर्म्स आए, बंगाल का कल्चर, बंगाल की लैंग्वेज, इसकी हिस्ट्री, इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर उभर के सामने आया। कब? 19वीं सेंचुरी में। मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि दो स्तंभ थे, एक थे ईस्ट में और एक था वेस्ट में। ईस्ट में कौन था? बंगाल। वेस्ट में कौन था? बॉम्बे। तो ये जो स्तंभ था, इसकी रेनेसां जो थी वो शुरू हो गई थी। तो उसमें इन्होंने, विद्यासागर जी ने किताबें लिखी, संस्कृत को रिफॉर्म करने के लिए बुक्स लिखी गई, जो कि आजकल भी संस्कृत लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से बताया गया। हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखी सर, जो विडो रीमैरिज थी इसके ऊपर बुक्स लिखी, चाइल्ड मैरिज के ऊपर बुक्स लिखी। तो इन्होंने तो किताबों का ऐसा सैलाब ले आए जिसके कारण सरकार, समाज, सबको वो चीज़ माननी पड़ी। तो ये थे विद्यासागर जी। तो इनके कुछ बुक्स हैं, उनके नाम वगैरह वगैरह वो अब लिखने जा रहे हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये जो बुक्स हैं, जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि इसका जो बंगाल का जो उसकी भव्यता थी उसको निखारने और लोगों तक लेके जाने के लिए, बहुत को आम लोगों तक लेके जाने के लिए, खास तौर पे वो लोग, वो वर्ग, वो समाज जो असल में अपनी हिस्ट्री को, अपनी अखंडता को भूल चुका था। तो आइए लिखिए बंगाल की जो किताबें थी उनका, विद्यासागर। तो आइए लिखते हैं विद्यासागर जी की जो बुक्स थी उनके बारे में। वर्ण परिचय, दैट इज ये संस्कृत अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ी हुई थी। बहु का मतलब पॉली, शादी, विवाह, दैट इज पॉलीगैमी, इसके ऊपर लिखी गई। फिर बच्चे के ऊपर लिखी गई, बच्चों की जो चाइल्ड मैरिज थी उसके ऊपर। इस तरह करके बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। तो इसके अलावा कौन कौन सी थी, जैसे भी बताया मैंने, बाल, तो बाल्य विवाह, ये होगी चाइल्ड मैरिज के ऊपर। विधिया विवाह, ये हो गई हमारी विधवा, राइट, विधवा विवाह, ये हो गई विडो, रीमैरिज। एक मैं आपको यहां पे बात बताता हूं, जब आप स्कूल्स में थे तो गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी। यहां संडे की छुट्टी आज भी होती है। लाने वाले कौन है? आइडिया किसने दिया? विद्यासागर जी ने दिया। ठीक है, तो विद्यासागर जी का असर हमारे समाज के ऊपर बहुत भव्य असर है। और जब ये रेनेसां थी, जो बंगाल की रेनेसां थी, इसके ऊपर भी इन्होंने 10 किताबों का एक गुट बना के तैयार किया था, जिसमें बंगाल की हिस्ट्री, कल्चर वगैरह सारा कुछ उसका एक बेस बना के आम लोगों को दिया कि आप इस बंगाल के बाशिंदे हैं। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी अखंड लेक्चर था, बहुत विविड था ये। इसमें पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिकल थ्योरी थी, सोशल थ्योरी, सोशल रिफॉर्म्स थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स थे, तो काफ़ी कुछ था। बहुत सारे डाउट्स इस लेक्चर में हमने समेटने की कोशिश की है, हालांकि एक दो डाउट्स अभी भी पड़े हैं, उनको भी लेके चलेंगे आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे हम एक फुल स्टॉप लगा रहे हैं आज के लेक्चर का। कल दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया।